नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डीएम एसएसपी और प्रत्याशियों को नोटिस जारी। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव बवाल मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने जांच बैठाई। शैलेंद्र मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार 2024 की घोषणा। प्रदेश के 13 शिक्षक होंगे सम्मानित। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से चयनित हैं शिक्षक। गुणवत्ता के आधार पर तय होगी योग केंद्रों की स्टार रेटिंग। पंजीकृत संस्थानों को ही मिलेगा लाभ। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे की मरम्मत का काम जारी। 2 दिन बाद गंगोत्री यात्रा शुरू होने की संभावना। 1 सप्ताह बाद यमुनोत्री यात्रा शुरू हो सकती है। देहरादून में फर्जी रैपर का इस्तेमाल कर बेचते थे नकली दवा। एसपी की कार्रवाई। 4 कंपनी के मालिक व प्लॉट हेड गिरफ्तार। उत्तराखंड में आज भी जमकर बरसेंगे बादल। ऑरेंज अलर्ट जारी। चमोली समेत 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं कानपुर आईआईटी, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जलन करें। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। किसी भी मंगल अवसर की शुरुआत में दीप प्रज्वलन की परंपरा रही है। दीपक प्रकाश, ज्ञान, समृद्धि और अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। धन्यवाद अतिथिगण। देवियों और सज्जनों, आईटी के समन्वय इग्नाइटिंग आइडियाज एक्सेलरेटिंग इनोवेशन विषय पर केंद्रित है। समन्वय का उद्देश्य एकेडमिक जगत और उद्योग को जोड़कर नए अवसरों और प्रगति के मार्ग खोलना है। समन्वय शाश्वत सिद्धांत पर आधारित है। संघे शक्ति कलियुगे, अर्थात। और चलिए रुक करते हैं खबरों का। खबर नैनीताल से है, जहां रामनगर क्षेत्र में ढिकुली गांव के पास कुमाऊं गढ़वाल मोटर यूनियन की एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार आधा दर्जन यात्री घायल हो गए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को तुरंत रामनगर संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां से गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। यात्रियों के मुताबिक रुपए लगभग करीब 7:30 बजे चौखुटिया चौरासी के लिए रवाना हुई थी। ढिकुली के तरंगी और मन्नू महारानी रिजॉर्ट के पास तेज रफ्तार जिप्सी और टेम्पो आ गया। इसीलिए बस चालक प्रताप सिंह ने दोनों वाहनों को बचाने के लिए गाड़ी को साइड करते समय बस का अगला पहिया सड़क किनारे कच्चे हिस्से में धंस गया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटते ही यात्रियों में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। हेलो,
रुक करते हैं अगली खबर का। कालाढूंगी क्षेत्र में स्थित बौर नदी के किनारे बने शमशान घाट की बदहाल स्थिति को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आवाज बुलंद की है। भाजपा मंडल महामंत्री हरीश मेहरा के नेतृत्व में वार्ड मेंबरों ने विधायक बंशीधर भगत और डीएफओ रामनगर ध्रुव भरतौलिया को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया कि शमशान घाट तक जाने वाला मुख्य मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे अंतिम संस्कार के लिए आने जाने वाले ग्रामीणों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बरसात के मौसम में रास्ता कीचड़ और पानी से लथपथ हो जाता है, जिससे लोगों की आवाजाही मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा शमशान घाट पर टीन शेड की सुविधा भी नहीं है, जिसके कारण वर्षा के दौरान शवों का अंतिम संस्कार खुले में करना पड़ता है, जो अत्यंत असुविधाजनक है और परिजनों के लिए मानसिक पीड़ा का कारण बनता है। वार्ड मेंबरों ने मांग की है कि जल्द से जल्द मार्ग की मरम्मत कराई जाए और शमशान घाट पर टीन शेड की व्यवस्था की जाए। सर वो मंदिर से सर नीचे कर दिया। ठीक है, आपने देखना है कि राइट में सर पहले मंदिर के और अब खबर चंपावत से है, जहां जिले के टनकपुर क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते शारदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है, जिससे नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में कई घरों और खेतों में पानी भर गया है। लखीमपुर खीरी जैसे क्षेत्रों में शारदा के तेज कटाव के चलते कुछ मकान नदी में समा चुके हैं। टनकपुर में भी प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। बनबसा बैराज से 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे निचले इलाकों की स्थिति और गंभीर हो गई। जिला प्रशासन और एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें बाढ़ प्रभावित गांवों में राहत और बचाव काम में जुटी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने बताया गया है कि फसलें जलमग्न हो चुकी हैं और कई परिवारों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। प्रशासन की ओर से राहत सामग्री का वितरण और पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। टनकपुर, जो पूड़ागिरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, वहां पर्यटकों और श्रद्धालुओं की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिस कारण प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। पहाड़ों में लगातार बारिश की वजह से जो है पानी शारदा नदी में जो है उफनाया हुआ है। इससे लगातार जनहानि भी हो रही है और जगह जगह पानी भरा हुआ है। ये पानी जहां टनकपुर क्षेत्र को प्रभावित करता है, वहीं इसका पानी जो है लखीमपुर पलिया और घनाराघाट नेपाल तक जाता है, जो त्राही मचाता है। तो ये बारिश अभी भी जारी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? अभी मौसम विभाग जो बता रहा है उसके हिसाब से जो है अभी कल तक जो है ये बारिश और होने की संभावना है। अगर बारिश यूं ही लगातार होती रही तो कोई भी बड़ी अनहोनी जो है वो हो सकती है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चंपावत जनपद की अगर बात करें तो शारदा अपने उफान पर है। मेरे पीछे देख सकते हैं शारदा अपने रौद्र रूप में रहे और वहीं शारदा बैराज से 1,72,000 क्यूसेक पानी को यहां से छोड़ा जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश के कई इलाके बाढ़ की जद में हैं। क्षेत्र के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगातार जो बना रखी है मदद के लिए, वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। पहाड़ों में अगर बात करें तो जगह जगह मलबे आने से सड़कें जाम हो गई है और ऑल वेदर रोड पर भी जाम लग चुका है। जिला प्रशासन ने एहतियातन बरतने के लिए लोगों को निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर जब तक अलर्ट जारी है, जब तक बारिश है, तब तक यहाँ से ना आवाजाही करें और अपनी स्वयं सुरक्षा खुद ही करें। अब देखने वाली बात ये होगी कि आसमान से बरस रही आफत कब थपती है और कब लोगों को इस बाढ़ से निजात मिल पाती है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, चंपावत, टनकपुर।
और अब खबर देहरादून से है, जहां कुछ दिनों से भाजपा के कुछ विधायकों की नाराजगी सोशल मीडिया और बयानों के माध्यम से सामने आ रही है, जिस पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि किसी को भी पार्टी प्लेटफॉर्म से बाहर बयानबाजी की अनुमति नहीं है। उन्होंने साफ किया कि संगठन से जुड़े विषयों पर विधायक और दायित्वधारी सीधे प्रदेश अध्यक्ष से जुड़े और सरकार से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री से बात करें। सोशल मीडिया या समाचार पत्रों में इस तरह के बयान अनुशासनहीनता की श्रेणी में आते हैं और इस पर पार्टी बहुत सख्त रुख अपनाएगी। भट्ट ने बताया कि इस मामले को लेकर विधायक अरविंद पांडे और बिशन सिंह जुफाल से बात की गई है और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि सभी मुद्दे पार्टी मंच पर ही उठाए जाएं, न कि बाहर बयानबाजी के जरिए। और अब बात कर रहे हैं रुड़की की, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं पर्यवेक्षक राजेश तिवारी रुड़की के दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की पत्रकार वार्ता में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी के संगठन सृजन अभियान को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। राजेश तिवारी ने कहा कि कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए हर जिले में सांसद, विधायक और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि संगठन निर्माण में हर कार्यकर्ता की भागीदारी अनिवार्य होगी। जिला अध्यक्ष के चयन के लिए रायशुमारी के माध्यम से नाम एकत्र किए जाएंगे और उन नामों को 16 सितंबर तक पार्टी हाईकमान के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद अंतिम चयन होगा। उन्होंने बताया कि मंडल, ब्लॉक और बूथ स्तर पर की कमेटियों का भी गठन कार्यकर्ताओं की राय से किया जाएगा। इस प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं को जिम्मेदारी मिलेगी जिन्होंने पार्टी में कम से कम 5 साल तक काम किया हो। तिवारी ने कहा कि इस बार जिला अध्यक्ष के चयन में किसी प्रदेश नेता की सिफारिश नहीं चलेगी, बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व खुद तय करेगा कि जिले की कमान किसे सौंपी जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो है संगठन सीजन वर्ष 2025 को घोषित किया है पार्टी की ओर से, और इसकी शुरुआत गुजरात से हुई है और उत्तराखंड के साथ जो है 4 राज्यों में जो है ये संगठन सीजन अभियान प्रारंभ किया जा रहा है 1 तारीख से। उसी के तहत यहाँ पे आए हैं और जिसमें हम लोग को ये जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लीडरशिप का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसमें सभी लोगों से, हर समुदाय, हर वर्ग, पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, व्यापारी संगठन के लोग हैं, इन सबसे हम लोग राय करके वो लीडरशिप के नाम जो है वो हम हाईकमान को भेजेंगे। इसी वजह से हमारा आना हुआ है। और अब खबर देहरादून से है, जहां हाल ही में एक निजी सर्वे कंपनी पी वैल्यू एनालिटिक्स की रिपोर्ट में देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किया गया है। इस पर एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिपोर्ट को पूरी तरह भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। एसएसपी ने कहा कि रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। उन्होंने बताया कि देहरादून में महिला सुरक्षा को लेकर कई प्रभावी व्यवस्थाएं लागू हैं, जिनमें गौरा शक्ति ऐप, डायल 112, पिंक बूथ, सीसीटीवी नेटवर्क और महिला डेल्क हेल्प शामिल है, जो कि हर टाइम खुली रहती है। और आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि महिलाओं से जुड़े गंभीर अपराधों की संख्या बेहद कम है। शहर में बड़ी संख्या में छात्राएं और महिला पर्यटक निर्भय होकर शिक्षा और भ्रमण के लिए आते हैं, जिससे ये साफ होता है कि देहरादून एक सुरक्षित शहर है। एसएसपी अजय सिंह ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें और किसी भी असामान्य परिस्थिति में पुलिस की मदद लें। केवल ये लिखा है कि 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं का सर्वे, अब वो कौन सा वर्ग है या कहाँ के शहर है या देहात? जो एक प्राइवेट एजेंसी द्वारा कुछ इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सर्वे किया गया था, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हर जगह प्रसारित हो रहा है, और उसमें 31 शहरों का जो कंपैरिजन किया गया था, उसको लेते हुए हमारी टीम ने भी उस पर एनालिसिस किया। और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो सर्वे था वो किस लोगों पर किया गया, मतलब कहने का है कि किस एज ग्रुप पर किया गया, क्या प्रोफाइल थी, वर्किंग वुमेन थी, कॉलेज गोइंग गर्ल्स थी, सीनियर सिटीजन थे या हाउस वाइफ थी, या किस तरह के टूरिस्ट थे, उन पर किया गया, ये स्पष्ट नहीं है उसमें। और खासकर अगर पुलिसिंग के एस्पेक्ट की बात करें तो 2 चीज़ें उसमें महत्वपूर्ण जो बताई गई थी, वो बताई गई कि रोड साइड पर जो हैरेसमेंट होता है विमेन का, वो नेशनल एवरेज 7 है, जबकि देहरादून का 6 बता के बेहतर उसमें बताया गया। आगे बढ़ते हैं खबरों में। कालाढूंगी विकासखंड अंतर्गत कोटाबाग ब्लॉक कार्यालय में
क्षेत्र पंचायत सदस्यों और भाजपा मंडल कोटाबाग व कालाढूंगी के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से खंड विकास अधिकारी श्वेता सैनी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने हाल ही में चर्चा में आए क्षेत्र पंचायत संगठन अध्यक्ष नामक पद को पूरी तरह असंवैधानिक और भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पद भारत के संविधान या पंचायत राज अधिनियम में मान्यता प्राप्त नहीं है। फिर भी इस पद के नाम पर एक ज्ञापन वीडियो को सौंपा गया है, जो गंभीर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने वीडियो से इस प्रकार की पद की वैधता पर स्पष्टीकरण देने की मांग की है और इस संबंध में प्रकाशित खबर का खंडन करने की भी बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के पद और गतिविधियां पंचायत व्यवस्था को कमजोर करती हैं और जनप्रतिनिधियों की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं। सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगी कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक में यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा किया जा चुका है और इसके बाद जो क्षेत्र पंचायत सदस्य संगठन नाम का ज्ञापन दिया गया है उसका कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है, ना ही उसका जिक्र पंचायती राज अधिनियम 2016 जो उत्तराखंड का एक्ट है उसमें उसका कोई प्रावधान है और इस ज्ञापन की प्रतिलिपि हमने इसकी जानकारी उच्चाधिकारी को भी दे दी है। कुछ क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा यहाँ पर एक ज्ञापन दिया गया और किसी एक क्षेत्र पंचायत को उन्होंने अपना ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऐसी कोई भी ना कोई संगठन ऐसा रजिस्टर्ड है, ना कोई पंचायती राज नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान है, क्योंकि जो क्षेत्र पंचायतों का प्रमुख होता है वो अध्यक्ष ही होता है और ज्येष्ठ प्रमुख, कनिष्ठ प्रमुख 3 पद होते हैं जो निर्वाचित होते हैं और जिनको सरकार मान्यता देती है और नहीं कोई इस प्रकार का। और सीधा आपको ले चलते IIT कानपुर, जहां सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आयोजित समन्वय के आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश के MSME मिनिस्टर श्री राकेश सचान जी, डायरेक्टर IIT कानपुर प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल जी, चीफ टेक्नोलॉजी अफसर TCS डॉक्टर हैरिक विन जी, डिप्टी डायरेक्टर IIT कानपुर प्रोफेसर ब्रजभूषण जी, आज के इस समन्वय कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में उपस्थित कानपुर के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, IIT कानपुर के हमारे सभी फैकल्टी मेंबर्स, इंडस्ट्री के हमारे डेलीगेट्स और IIT कानपुर के हमारे सभी युवा, ऊर्जा से भरपूर छात्र छात्राएं और उपस्थित बहनों और भाइयों, IIT कानपुर को समन्वय के इस विजन के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी प्रतिनिधियों का मैं प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह महत्वपूर्ण विषय जिसे लेकर के आज यहां पर यह समन्वय, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ सकती है और खास तौर पर आज के उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के जो दुनिया की आवश्यकता है, समाज की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और एक कॉमन मैन के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इन 3 महत्वपूर्ण पिलर्स को लेकर के यहां पर अलग अलग टेक्निकल सेशंस चलेंगे और
उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी जिन मुद्दों को लेकर के आज एक सामान्य नागरिक, समाज, देश और दुनिया जिनके बारे में चिंतित भी है और जिनसे लाभान्वित होकर के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के पहले हमें कुछ बिंदुओं पर जरूर दृष्टि डालनी चाहिए। हम लोग जब भारत की बात करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि क्या भारत ये कर सकता है। मुझे लगता है कि यहां पे जितने भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं यहां पर, वे सब इस बात को देखते होंगे, जानते होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर, दुनिया की अर्थव्यवस्था में 17वीं सदी तक भारत का जो हिस्सा था वह नंबर 1 पर था। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज से 300 वर्ष पहले भारत दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। ग्लोबल जीडीपी में भारत का जो कंट्रीब्यूशन था वह 25% था। एक सदी के बाद भारत नंबर 2 पर आया, चीन नंबर 1 पर आ गया था। लेकिन पिछले 150-200 वर्षों के अंदर ऐसा क्या कुछ हुआ कि भारत लगातार नीचे आया। 1947 आते आते भारत का जो कंट्रीब्यूशन था ग्लोबल जीडीपी में वह मात्र 2% तक रह गया था। पिछले 11 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। ये बदलता हुआ भारत जो आज फिर से दुनिया की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है, आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी अर्थव्यवस्था के बाद दूसरी अर्थव्यवस्था बनने का जो समय होगा उसमें इन सब का योगदान होना है। और वह समय हमारे लिए होगा विकसित भारत का। विकसित भारत के बारे में जो बातें प्रधानमंत्री जी ने रखी हैं, विकसित भारत केवल विकसित भारत नहीं होगा, आत्मनिर्भर भारत भी होगा। आत्मनिर्भरता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, क्या कृषि का क्षेत्र हो, क्या टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, क्या जीवन की उन सभी आवश्यकताओं की दृष्टि से जिसको लेकर के आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम लोगों को कैसे कार्य करना है, इस पर अवश्य हमें विचार करना होगा। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, भारत ने इससे पहले ये सब करके दिखाया है। आज जब मैं आईआईटी कानपुर में आया हूं, आईआईटी कानपुर का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है और पिछले लगभग 6 दशक में आईआईटी कानपुर ने देश के अंदर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देश को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। आप देख रहे हैं